अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुहैब अहमद और आज हम डिस्कस कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल एशियन रीजन को लेके, यूरेशियन रीजन को लेके और साउथ एशिया को लेकर और एशियन पॉलिटिक्स को लेकर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है और ये टॉपिक एज अ होल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगेन जब मैं आपको ये करंट अफेयर्स में टॉपिक करवा रहा हूँ तो आपने कभी किसी टॉपिक को इन आइसोलेशन नहीं देखना। मेरी हमेशा इससे ये अप्रोच रही है सीएसएस में भी, जो कि मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि आप अपनी जो अप्रोच है उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें। मिसाल के तौर पे आप अफगानिस्तान का इशू पढ़ रहे हैं, आप रोहिंग्याज का इशू पढ़ रहे हैं, आप इंडिया में जो है वो एनआरसी का इशू पढ़ रहे हैं, आप सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मोदी की पॉलिसीज या कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने इन सबको मिला के देखना है। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये पजल्स बन जाएंगे और ये पजल्स जब आपस में आप इनको जोड़ेंगे तो तब आपकी मुकम्मल तस्वीर बनेगी। अगर आप यही अप्रोच रखेंगे तो ना सिर्फ करंट अफेयर्स का पेपर बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर, आपका एसए का पेपर, तमाम पेपर्स आपके बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आपने हमेशा से इन अमेलगेमेशन और इन एक्यूमुलेशन और कलेक्टिविटी में देखना है, इनकी इंटायरिटी में देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कुछ थ्योरी की बातें हैं, कुछ हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, कुछ हम इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई शंघाई में, तो उसी से इसका नाम पड़ गया। 15 जून 2001 को ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई। 15 जून 2001। उससे पहले बैकग्राउंड देख लें कि मैंने आपको यूएस चाइना ट्रेड वॉर के दरमियान भी बताया था कि चाइना ओपन अप हुआ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए 1980s से 1978 में। फिर 1970s में जो है वो 1977 में चाइना यूएन में बना। फिर डेंग जियाओपिंग जैसा चाइना को प्रेसिडेंट मिल गया। चाइना ने ओपन अप किया और कैपिटलिस्ट या चाइना ने फ्री मार्केट की पॉलिसीज अडॉप्ट की और उसके बाद जो है वो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। सन 2000 में चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना। लेकिन इसके साथ आप देखें कि अब उससे पहले कोल्ड वॉर एरा में दुनिया में दो ब्लॉक्स थे। एक जो ब्लॉक था वो वेस्टर्न ब्लॉक था, जिसमें जो सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन थी उस ऑर्गेनाइजेशन को आप नेटो के नाम से जानते हैं, और उसके मुकाबले में वार्सो पैक्ट था। वार्सो पैक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल एशिया के ऊपर हमने न्यू ग्रेट गेम में बात की थी। वार्सा जो पैक्ट था वो अबॉलिश कर दिया गया था, वो डिसबैंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था रशिया के जो सोवियत यूनियन है उसकी डिसइंटीग्रेशन या डिसमेंबरमेंट के बाद से। 1990s के बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर जो है वो कॉमन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रशिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रशिया ने बनाई, जिसमें ये वार्सो पैक्ट की जो नेशंस थी वो बाद में इसमें शामिल हुई, लेकिन उनकी तादाद कम थी और उसमें ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज भी बाद शामिल नहीं थे। तो इसी दौरान जो है वो 2000 में चाइना इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहा है। तो इस बैकग्राउंड को आपने ध्यान में रखना है। इस वक्त जो है वो SCO के 8 मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। अब चूंकि हम जो है हम इस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और दूसरी तरफ ये इंडिया, तो पाकिस्तान और इंडिया का एंगल यहाँ पे आ जाता है। बाकी ये जो हैं ये सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, और जो रशिया है और चाइना है ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, इनको आपने कंसिडर करना है। और उसी हिसाब से जो 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 कंट्री है उसी हिसाब से SCO की इंपॉर्टेंस या तो रीजनल हो जाएगी या नेशनल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, या चाइना के लिए ग्लोबल हो जाएगी। उस सूरत में आपने SCO को कंपेयर करना है नेटो के साथ। तो 4 इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है, और 6 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं जिनमें आर्मीनिया है, अजरबैजान है। नाम आप देख सकते हैं, इनके नाम यहाँ पे मैंने इनलिस्ट किए हुए हैं। अब अगर देख लें हम इसके अंदर जो कंट्रीज हैं उनका बल्क हम देख लेते हैं, मास देख लेते हैं, देखते हैं जी कि कौन कौन से कंट्रीज, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स हैं, उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप देख लें तो आपको नजर आ रहा है चाइना। चाइना के ऊपर मुझे बात करने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। रशिया, दुनिया के सबसे ज्यादा इस मुल्क के पास एरिया है, आधे एशिया के बराबर सिर्फ अकेला रशिया है। एक तरफ जो एक तरफ जो है वो USA के साथ लगता है ये, और दूसरी तरफ ये जाके यूरोप के साथ लगता है।
फिर यूरोपियन ममालिक में से बेलारूस भी इसमें है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कजाकिस्तान इसमें है, उज्बेकिस्तान जो है वो इसमें है, ताजिकिस्तान इसमें है, ईरान इसमें है, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसमें। अच्छा, ये जो मैप है जो आपको नजर आ रही है पुराना मैप है, अपडेटेड जो है उसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है इसका मेंबर्स बन चुके हैं। अब इसमें देख लें इसके जो डायलॉग पार्टनर्स वगैरह हैं, तो ये सारे मिला के आप देख लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सीधा सीधा आप बात करें, इंडिया जैसी पावरफुल स्टेट, चाइना जैसा पावरफुल कंट्री और रशिया जैसी एक मिलिट्री पावर, ये सारे के सारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। तो ये तीनों मिलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस लेंट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैकग्राउंड क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? स्टार्ट की चाइना ने, ऑब्वियसली चाइना ने स्टार्ट की। इनिशियली जो है इसको शंघाई 5 ग्रुप कहते थे, क्योंकि 5 थे। 1995 की बात है, उस वक्त इसको शंघाई 5 ग्रुप कहते थे। उनमें 5 ये आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें रशिया और 3 सेंट्रल एशियन और चाइना शामिल थे उस वक्त। अब जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इनिशियली जो है वो रीजनल कंसल्टेशन के लिए मैकेनिज्म बनाए गए। अब रीजनल कंसल्टेशन के लिए मैकेनिज्म का मतलब है कि इन एरियाज में कोऑपरेशन की बात करनी थी, इन एरिया में कंसल्टेंसी के लिए, इन एरियाज में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के लिए जिस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, उस मकसद के लिए बनाई गई थी। पहला मकसद आप देख सकते हैं कि इन कंट्रीज के दरमियान म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इंप्रूव करना था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद से जब दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हुई, तो कोरियन वॉर के टाइम से जो चाइना था वो रशिया के साथ या यूएसएसआर के साथ अलायन था। चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री था। 1940s में जो चाइना के अंदर जो है वो चाइना की जो वॉर ऑफ लिबरेशन हुई, चाइना के अंदर जो है जो कम्युनिस्ट के दरमियान और कैपिटलिस्ट के दरमियान या नेशनलिस्ट के दरमियान चाइना में जो वॉर हुई, उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उसने वहां पे विन किया। तो उसके विन करने के बाद जो है जो कॉमिंटेंग थी और उसके जो अपोनेंट जो नेशनलिस्ट थे, वो ताइवान में चले गए। उनको ताइवान में जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया या वो ताइवान में जाके बस गए। अब यही बात है कि आज तक चाइना और ताइवान के दरमियान, जिसको पहले फार्मोसा कहा जाता था, इनके दरमियान आज तक मसाइल हैं। तो मैं वो बात कर रहा था कि कोल्ड वॉर के एरा से इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशंस नॉर्मल थे। एक तरफ जो है वो कम्युनिस्ट रशिया या कम्युनिस्ट यूएसएसआर के लिए, और चाइना भी एक सोशलिस्ट कंट्री था। तो वो सोशलिज्म के कनेक्शन की वजह से या कम्युनिज्म के कनेक्शन की वजह से ये दोनों शुरू से करीब रहे हैं। और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, जबकि रशिया जो है वो सुपर पावर नहीं रहा, उसके बाद भी इन दोनों के दरमियान जो है वो क्लोज रिलेशंस रहे। और वो क्लोज रिलेशन आज जब 2020 में हम बात कर रहे हैं, तो आप उन क्लोज रिलेशंस को कई फ्रंट के ऊपर देख सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जब 1950s में या 1990 से पहले अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशंस की हम बात करेंगे, चाइना और रशिया की, तो उसमें जो डोमिनेंट या बड़ा भाई होगा वो यूएसएसआर था। लेकिन रशिया के टूटने के बाद और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद अब जो है वो बड़ा भाई जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और पुतिन जो है वो छोटा भाई है। यानी कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पुतिन की पीठ पे थपकी देगा। तो डिसआर्मामेंट के लिए भी इन्होंने काम करना था। डिसआर्मामेंट अगेन इस रीजन में बहुत ज्यादा हाईली मिलिटराइज्ड रीजन है ये, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म, इस तरह के मिसाइल है। तीसरा इनका जो फंक्शन था वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें 2 मेजर कंट्रीज को कंसर्न्स थे। ऑब्वियसली रशिया ये चेचन फाइटर से इनको कंसर्न्स थे, और चाइना इनको इगुर फाइटर्स से कंसर्न्स थे। टू प्रिवेंट टेररिज्म फ्रॉम एन अनस्टेबल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपको पता है राइट फ्रॉम 1979, राइट फ्रॉम द पॉइंट व्हेन यूएसएसआर इंटरवीन्ड इन अफगानिस्तान, सिंस दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स जो है रशिया जो है वो डिस्टेबल रहा, अफगानिस्तान जो है वो डिस्टेबल रहा है। अफगानिस्तान में जंगें उसके फौरन बाद स्टार्ट हो गई मुजाहिदीन का, आपको पता है 80s में, फिर अफगान वॉर हुआ, अफगान जिहाद जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद 90s की डेकेड थी, उसके फर्स्ट 5 ईयर्स में वहां पे सिविल वॉर होती रही। फिर 95 से ऑनवर्ड वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आई। फिर देख लें 2001 के फौरन बाद से वहां पे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, यूएस ट्रूप्स आ गए, नेटो आ गई, इसाफ आ गई। तो इस सारे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए टेररिज्म अफगानिस्तान हमेशा से अनस्टेबल रहा है। तो अफगानिस्तान से जो टेररिज्म की प्रोलिफरेशन हो रही थी, जिसको बेशक आप 90s से जिसको ओरिजिनेशन ड्रॉ कर लें, क्योंकि 90s से तालिबान और इस तरह के फिनोमेनन या अलकायदा का फिनोमेनन ये अफगानिस्तान में स्टार्ट हो चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए और 90s में ही रशिया ने जो है वो ग्रुजनी में चेचन फाइटर्स के खिलाफ
जंग की थी, जिसमें से पुतिन जो है वो एक सेंट्रल फिगर था उस वॉर में। तो टू प्रिवेंट टेररिज्म, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको ध्यान में रखना है। 2001 में इसको रीनेम किया गया, दोबारा नाम इसका रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, उससे पहले इसका नाम शंघाई 5 था। उज्बेकिस्तान जो है वो इसका 6ठा मेंबर था। अब ये जो है वो देख लें, ट्रेडिशनली चाइना एक ऐसा कंट्री रहा है थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। चाइना जो है वो आइसोलेशनिस्ट कंट्री रहा है, बाकी सारी स्टेट्स के साथ या कल्चर्स के साथ या सिविलाइजेशंस के साथ चाइना ट्रेड तो करता था, लेकिन कल्चरल और सिविलाइजेशनल एक्सचेंजेस नहीं थे चाइना में। चाइना अगर कभी एक्सपेंशन के ऊपर गया भी तो चाइना ने अपने एक्सपेंशन को लिमिटेड रखा है चाइना की जो मेनलैंड चाइना है उसके स्फीयर के अंदर। आप तमाम इनकी डायनेस्टीज पढ़ लें, आप टिंग डायनेस्टी पढ़ लें, आप इनकी जो भी डायनेस्टीज आप पढ़ते हैं, इनकी मिडल वॉर जो है वो मिडल स्टेट्स पीरियड जो है वो इनकी वॉरिंग फैक्शंस वॉरिंग स्टेट्स का पीरियड है इनका, वो आप पढ़ लें। तो चाइना में चाहे किंग डायनेस्टी आप पढ़ लें, तो इनकी जो भी आप डायनेस्टी पढ़ें आपको पता चलता है कि चाइनीज ओवर द कोर्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो पिछले 2000 साल से चाइनीज जो है वो आइसोलेशनिस्ट रहे हैं, ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट नहीं रहे। और चाइना के अंदर जो है वो वॉरिंग स्टेट्स का इनका एक पीरियड है, उसमें भी अगर आप देख लें उसमें चाइना जो है वो इंटरनली तो डिवाइडेड था, जैसे आप साउथ एशिया को कह लेंगे पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइडेड है, ऐसे ही एक से ज्यादा स्टेट्स थी उसमें। या जैसे ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे मुगल्स के डाउनफॉल के साथ यहाँ पे रीजन में नई स्टेट्स इमर्ज कर गई थी। कुछ महाराजे उन्होंने अपनी स्टेट्स अलग से बना ली थी, कुछ राजवाड़े अलग हो गए थे। तो इसी तरह से चाइना में भी मुख्तलिफ वक्तों में विद इन चाइना डिफरेंट स्टेट्स रही हैं, लेकिन चाइना ओवरऑल एज अ नेशन या ओवरऑल एज अ कल्चर या सिविलाइजेशन एक्सपेंशनिस्ट नहीं रहा, आइसोलेशनिस्ट रहा है। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा आपने इसको देखना है कि ये कोई ज्यादा मल्टीलेटरल अलायंसेस का पार्ट नहीं बना। इंटरेस्टिंगली यूएस से जो है वो आप देख लें ग्लोबल सुपर पावर बना, और उसके फौरन बाद जो है वो इवन यूएस से फिनोमिनल था लीग ऑफ नेशंस को बनाने के पीछे भी, और फिर लीग ऑफ नेशन में यूएस से शामिल नहीं हुआ। और यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो यूएस से जो है उसका एक प्राइम पुलर था, उसका एक प्राइम ट्रिगर करने वाला जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त चर्चिल था, और जो है वो रशियन प्रेसिडेंट स्टालिन था, यूएस सोवियत प्रेसिडेंट स्टालिन। तो ये जो तीन बंदे थे जो ट्राइका जिनको कहते हैं हम, रूजवेल्ट, चर्चिल और रशियन प्रेसिडेंट उस वक्त का जो स्टालिन है, सोवियत प्रेसिडेंट उस वक्त, क्योंकि सोवियत यूनियन था, रशिया इसको 90s के बाद कहते हैं। तो इन तीनों ने मिलके जो है वो यूएन बनाई, और फिर 1950s में भी यूएसए ने सारी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस बनाती रही हैं। यूएसए मल्टीलेटरल अलायंसेस का पार्ट बनता रहा है, बट नॉट चाइना। चाइना ने इतने ज्यादा अलायंसेस नहीं बनाए। 1970s तक मेनलैंड चाइना जो है वो यूएन का पार्ट नहीं था। तो इस तरह से चाइना हिस्टोरिकली जो है वो आइसोलेशनिस्ट रहा है, लेकिन चाइना ने 2000 में डिसीजन लिया, और इस डिसीजन में जो है वो चाइना ने ये शंघाई 5 ग्रुप को एक्सपेंड किया और रीजनल कंट्रीज को इसमें शामिल किया। अब आप देख लें वक्त के साथ साथ ये एक्सपेंड हुआ। पाकिस्तान और इंडिया जो है 2017 में इसमें शामिल हुए हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि एससीओ जो है, एससीओ के पास एक विजन है जिसको सामने रखते हुए चाइना की जो लीडरशिप है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो गया या फिर पुतिन हो गया, इन्होंने इसका रोल एक्सपेंड किया, क्योंकि रीजनल पावर्स जैसे कि इंडिया है या पीएम हान पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को आप इससे बाहर नहीं रख सकते। तो एससीओ अपना स्कोप जो है वो बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बिश्केक समिट बिश्केक में हुआ, ये 2019 में जो है वो 13 से 14 जून 2019 में समिट हुआ था, उसकी पिक्चर्स हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक स्लाइड में इसको सम किया गया है, इसमें कुछ बातें यहाँ पे आपको कंट्रीज नजर आते हैं। SCO इज द रीजनल इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंस इन्वॉल्विंग रशिया, चाइना एंड 4 सेंट्रल रीजन। तो ये जो है वो अब ज़ाहिर ज्यादा हो चुके हैं। ये आपको SCO मेंबर स्टेट्स और ऑब्जर्वर स्टेट्स नजर आ रही हैं। तो इसके लिए आपने पहली जो है उन्हीं को आपने पहली स्लाइड के ऊपर जो मैंने मेंबर्स लिखे हैं अभी तक एज ऑफ लेट वही मेंबर स्टेट्स हैं। माइलस्टोन 1996 में जो है शंघाई 5 ग्रुप, 1999 में क्या हुआ जी, बिश्केक ग्रुप बनाया गया टू काउंटर बॉर्डर क्रिमिनलिटी। 2001 में उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग डेलिब्रेशन साइन, इसकी जो फाउंडिंग डेलिब्रेशन थी SCO, जिसके बाद इसका नेम चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया शंघाई 5 से। 2008 में क्या हुआ, ईरान ने सबमिट किया ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर फुल राइट SCO मेंबरशिप।
इसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट्स इसके कौन कौन से हैं? शंघाई कन्वेंशन ऑन स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और सेंट्रल एशिया में या मिडल ईस्ट में या अफगानिस्तान में स्पेशली, और जो चाइना का जिंजियांग रीजन है या रशिया को जहां जहां से भी टेररिज्म से थ्रेट फील हो रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो या सेंट्रल एशिया हो या अफगानिस्तान हो, उसके पीछे जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट देखना है वो ये डॉक्यूमेंट है, शंघाई कन्वेंशन ऑन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इनको ये 3 मीनेसेस कहते हैं, 3 मीनेसेस। तो अगर आपने पाकिस्तान के साथ लिंक करना है, इंडिया के साथ लिंक करना है, चाइना के साथ लिंक करना है या फिर रशिया के साथ लिंक करना है, इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना है। 2002 में एससीओ चार्टर साइन किया गया। 2002 में ही रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स फाउंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया। रैट्स इसको कहा जाता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट है जो कि है काउंटर टेररिज्म के लिए इस रीजन के कंट्रीज के दरमियान जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। और पर्सनली मैं अगर बात करूं तो आई थिंक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है या सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो रैट्स है, क्योंकि पाकिस्तान को भी मसला है, इंडिया को भी है, रशिया को भी है, चाइना को भी है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी है टेररिज्म का मसला। तो टेररिज्म के मसले को ये रैट्स के प्लेटफॉर्म से खत्म कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार ऑन टेरर हो या रैट्स हो या ये कंट्रीज और इनमें टेररिज्म का थ्रेट हो, तो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए ये इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव स्टेट किए गए हैं। एससीओ के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसके 5-6 जो है वो मेन इसके इंस्टीट्यूशंस हैं। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, मीटिंग्स ऑफ हेड ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है वो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये भी ऐसे ही है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर एम्बेसडर एट लार्ज वाइटली वेलरी वोरोबो इज द प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर एससीओ अफेयर्स। अच्छी बात है। अब आप हम देखते हैं यहाँ पर अगेन ये एक और स्लाइड में जो है वो इसको ब्रीफली जो है वो पुट किया गया है। इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे। एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्व मेंबरशिप का स्टेटस है, ये हम देख चुके हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, गुड नेबरली रिलेशंस, फ्रेंडशिप, मेंटेनिंग पीस वगैरह, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन रीजन। अच्छा, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, कम्बैटिंग टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स वगैरह। तो ये इसके गोल्स हैं। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इनके हेड पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। पहली बात है, मेंबर स्टेट्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। पहली बात, लार्जेस्ट एनर्जी, तो ग्लोबल एनर्जी जो जियोपॉलिटिक्स है ग्लोबल एनर्जी की या एनर्जी पॉलिटिक्स है, उसमें आपने इसको इस टॉपिक के साथ लिंक करना है। और फिर मैं आपको इसके बारे में जो है वो जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था न्यू ग्रेड गेम का, तब मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की थी। मेंबर स्टेट्स कवर एन एरिया अबाउट 1/4 ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस एरिया, 1/4 मतलब 25%, एक्ट एज काउंटर बैलेंस टू नेटो मिलिट्री अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कहा जा रहा है कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में वार्सो जब खत्म हो गया वार्सो पैक्ट, तो अब नेटो के मुकाबले में जो सिक्योरिटी अलायंस है वो एससीओ है। हालांकि अगर आप एससीओ का स्ट्रक्चर देखें तो ये नेटो की तरह नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे चाइना भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है और ये सिक्योरिटी कंपटीशन करते हैं और ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन करते हैं, तो इसको जो है वो नेटो के साथ सिक्योरिटी कंपटीशन में देखा जाता है। इट इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूरेशिया। अब यूरेशिया वो जो आपको यूरेशियन रीजन के ऊपर या पैसिफिक एशिया के ऊपर रीजन पे मैंने लेक्चर्स में बात की थी कि जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर जो है यूरेशिया होगा न्यू ग्रेड गेम की, आपने इसको उसके साथ लिंक करना है। मेंबर स्टेट्स हैव 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरी तरफ देखें ओआईसी जो है वो तमाम मुस्लिम स्टेट्स उसमें हैं 57, लेकिन उनका जो शेयर है वर्ल्ड पॉपुलेशन में वो भी तकरीबन 20% है, लेकिन वर्ल्ड जीडीपी में बहुत कम शेयर है। कन्वर्सली इनका शेयर जो है वो ग्लोबल जीडीपी में वो देखें 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 1/3। तो 1/4 पॉपुलेशन और 1/3 जो है इनका जीडीपी में शेयर है। थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, आने वाली वीडियो में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।